नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट अक्टूबर के पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के जितने जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा शुरू और करते वीडियो हैं। को लाइक कर पहला क्वेश्चन दीजिएगा। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय ब्रिटिश ताज के भारत जो है ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में आया था। तो ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो ब्रिटिश शासन है उसने इसे अपने ब्रिटिश क्राउन जो है वो अपने अंडर में इसको भारत को ले लिया था, जो कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंडर में जो यहाँ का शासन चल रहा था उसे वो अपने अंडर में ले लिया था। और यह कब लिया गया था? तो 1858 का जो ब्रिटिश भारत शासन अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम जो आया था उसमें लिया गया था। चलिए इससे संबंधित जो अधिनियम था उसके कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम देख लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम जो आया था 1858 उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात हम देख लेते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत का शासन क्षेत्र और राजस्व संबंधित अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। वायसराय भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि था। इस अधिनियम के तहत भारत को सीधे ब्रिटिश सरकार के शासन में लाया गया था। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया था, यानी उसके अधिकार छीन लिए गए थे। अगला है, इस अधिनियम के तहत निदेशन मंडल और नियंत्रण बोर्ड को खत्म कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत में सिविल सेवा की स्थापना की गई थी। साथ में इस अधिनियम के तहत पिट्स इंडिया एक्ट की दोहरी सरकार प्रणाली और चूक का सिद्धांत खत्म कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उस विकल्प का पहचान करें जो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में वास्तविक मौसम नहीं है। यानी कि हमें बताना था कि वैसा विकल्प पहचानना था जो भारत में वास्तविक मौसम नहीं है। तो ये पश्चिमी मौसम होगा। आप मैप पे देख सकते हैं, क्योंकि भारत में हमको पता है कि 4 प्रकार के मौसम होते हैं। शरद ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, वसंत होता है और सर्दी होता है, जो कि सूर्य के संबंध में पृथ्वी की स्थिति के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि ये मौसम बनते हैं। आप मैप में इसको देखिएगा तो मैप में देखिए, ये आपका भारत का मैप है और इसमें चूँकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 2 तरह की हवाओं की वजह से मानसून आता है। एक तो आता है आपका ये ईस्ट है, ये आपका साउथ है, ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है और ये वेस्ट है। तो जो साउथ और वेस्ट से जो हवाएं हमारे देश में इंटर करती हैं इक्वेटर की तरफ से, जो वाटर वेपर को लेकर आती हैं, इनके वजह से भारत में मानसून आता है। और साथ में बांग्लादेश की तरफ से, यानी जो ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से जो हवाएं इंटर करती हैं वो हमारे तरफ नॉर्दर्न इंडिया में भी यहाँ से भी कुछ मौसमी हवाएं जो इंटर करती हैं उनकी वजह से भारत में मानसून आता है। लेकिन जो सेंट्रल एशिया की तरफ से जो हवा आती है, यानी वेस्ट की तरफ से जो हवाएं आती हैं, उनकी वजह से भारत में मानसून नहीं आता है। और यही ऑप्शन में दिया गया था कि किन हवाओं की वजह से या फिर किन की वजह से भारत का वास्तविक मौसम नहीं है। तो वो आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी मौसम हो जाएगा, क्योंकि ये जो हवाएं आती है ये मानसून लेकर नहीं आती हैं, इनकी वजह से बारिश नहीं होता है। तो बारिश जो होगा वो किसकी वजह से होता है? तो ये आपका होता है साउथ वेस्ट वाली जो हवाएं आती हैं वो, और जो बे ऑफ बंगाल में डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है उसके वजह से जो मौसम बे ऑफ बंगाल में जो आपका डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है उसकी वजह से मानसून आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी मौसम। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इनमें से कौन सा गोवा का लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य इसमें से पूछा गया था। तो गोवा का जो लोक नृत्य है वो एक फुगड़ी है। यह कोंकण क्षेत्र का लोक नृत्य है, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा में होता है। एक घोड़े मोडनी है। यह योद्धा लोक नृत्य का एक रूप है जो सिग्मो के दौरान बिचोमिल में इसे किया जाता है। और एक गाफ डांस है, यह भी सिग्मो त्यौहार के दौरान ही किया जाता है और यह नृत्य फसल कटने के बाद मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो 1 से 10 दिसंबर के बीच पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड में यह मनाया जाता है। अब कुछ हम अन्य उत्सव देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मनाया जाता है? तो बोरीबुट, मयोको, द्री, पोंगट्टू, लोसार, मोनपा उत्सव, ये सब मनाए जाते हैं। आपका कल का एग्जाम में लोसर त्यौहार के बारे में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि असम में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो ये अम्बुबाजी है, भोगली है, बिहू है, वैसागु है, देहंगी है और पटकाई है। मिजोरम में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो ये आपका चापचर कुट महोत्सव है। नागालैंड में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो यहाँ आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है, त्युस्केन्यू है, सेक्रिनी है। और मेघालय में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा
योगेक्रम त्यौहार, खासी त्यौहार, वांगला और मणिपुर में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका युसांग, पुराग, चवांग कुटी। इसी तरह हम देखते हैं त्रिपुरा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यहाँ पे खारची पूजा फेस्टिवल मनाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतार कर मैच का सेलिब्रेशन किया था? तो ये आपका इन्होंने किया था लॉर्ड्स में किया था, लॉर्ड्स स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतने के बाद उन्होंने अपनी टी शर्ट उतार कर मैच का सेलिब्रेशन किया था। यह 2002 में फाइनल में हुआ था। सौरव गांगुली की एक पुस्तक है जो कि ए सेंचुरी इज नॉट एनफ है, उनकी आत्मकथा है जो कि सौरव गांगुली और गौतम भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेल के बाद 1947 में कौन भारत का वायसराय बना था? तो लॉर्ड माउंटेन बने थे इनके बाद यहाँ के वायसराय। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे और उन्होंने 1947 से 1948 तक इस पद पर काम किया और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने। भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ जिसने भारत के गवर्नर जनरल पद, ये तो आपका बताया जा चुका है। भारत का जो नाम बदल कर क्या कर दिया था, जो गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, भारत का वायसराय कर दिया गया था। भारत के प्रथम जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के पहले जनरल गवर्नर विलियम बेंटिक थे। साथ में वॉरेन हेस्टिंग जो थे वह बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे जो कि आपका 1773 से 1785 तक थे। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान ही 1773 रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट जो था वो आपका महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ था। बंगाल के पहले गवर्नर अगर पूछा जाए पहला गवर्नर तो वो आपके कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किताब अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है? तो वो 3 ऑप्शन दिया गया था जिसमें से जो तीनों किताब अरविंद अडिगा का था, बाकी एक नहीं था। तो जो अरविंद अडिगा के द्वारा किताब लिखा गया उसे हम देख लेते हैं। पहला उनका किताब है द व्हाइट टाइगर, जिसपे इस उपन्यास पे उन्हें मैन बुकर प्राइज भी दिया गया था 2008 में। दूसरा है लास्ट मैन इन टावर। तीसरा है बिटवीन द एसेसिनेशन और उसके बाद चौथा इनका बुक है एमनेस्टी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी जगह बाढ़ आ जाए और रेत जमा हो जाए तो पौधे किस कारण खत्म हो जाते हैं? तो ऑक्सीजन के कारण खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बाढ़ के पानी में लंबे समय तक डूबे रहने से पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे जड़ की कोशिकाएं मर जाती हैं और पौधा मुरझा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सैलमांडर और घरेलू छिपकली में अंतर उनके निवास स्थान के अलावा क्या है? देखिए, तो सैमेंडर आमतौर पर कहाँ रहते हैं? ये पानी के पास रहते हैं या नमी वाले आवास में रहते हैं, जबकि छिपकली जो होती है पूरी तरह से स्थलीय होती है। ये अंतर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह भारत में कामकाजी आबादी का गठन करता है? तो भारत में जो कामकाजी आबादी है इसकी आयु जो है वो 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की है मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबर किसका अनुयायी था? तो बाबर जो था वो नक्शबंदिया नेता ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर का वास्तविक नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक था जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। उन्होंने बाबर जो है अपनी जो आत्मकथा लिखी है वो तजु के बाबरी लिखी है और यह तुर्की भाषा में लिखी गई है, जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तों की आवश्यकता होती है? तो कोई भी पार्टी भारत की राष्ट्रीय पार्टी तभी उसे मान्यता मिलता है जब वह कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करती है। पहला जो है आपका, यदि चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए कुछ क्राइटेरिया है उसे अगर वह फॉलो करती है, उसे अगर पूरा करती है शर्तों को, तो वह भारत की राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। पहला है कि यदि पार्टी जो होगी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2% यानी कम से कम 11 सीटों पर जीती होनी चाहिए, या फिर लोकसभा या विधानसभा में पार्टी कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध मतों में से 6% मत प्राप्त करती है और यह किसी भी राज्य या राज्य से लोगों के सदन में कम से कम 4 सीटें जीतती है, या कम से कम 4 या अधिक राज्यों में एक पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिलती है। अगर वह 6% मत प्राप्त करती है या फिर किसी भी राज्य में के सदन में कम से कम 4 सीटें जीतती है, तब उसे राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक गेज की लंबाई क्या है? ब्रॉड गेज जो है उसमें रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी होती है? तो चूंकि हम जानते हैं कि भारत में 4 प्रकार के रेलवे गेज का उपयोग किया जाता है। पहला आपका बड़ी लाइन, दूसरा मीटर लाइन, तीसरा छोटी लाइन और
चौथा है मानक गेज। तो ब्रॉड गेज की लंबाई पूछी गई है, तो ब्रॉड गेज की जो लंबाई होती है वो 12.8 मीटर होता है। कितना होता है? 12.8 मीटर। और इनके बीच पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो देखिए ब्रॉड गेज जो है इनके बीच पटरियों के बीच की जो दूरी होती है, यानी कि दो ट्रैक रेल के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये आपका ब्रॉड गेज में होता है 1.676 मीटर, मीटर गेज में होता है 1 मीटर, और नैरो गेज में होता है 0.762 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि डेफिसिट सामान्यतः किसका उदाहरण है? तो डेफिसिट जो है सामान्यतः घाटा का उदाहरण है, या हानि या कमी का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध नर्तक युगल, कमलनी अस्थाना और नलिन अस्थाना को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उन्हें महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो ये कथक के लिए दिया गया था दोनों को, और ये दोनों बहनें हैं। भारत के राष्ट्रपति ने नलिन कमलनी अस्थाना युगल इनको कथक के लिए, और आर मुथुकन्नमल सादिर के लिए, पद्मजा रेड्डी कुचिपुड़ी के लिए को राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। कमलननी अस्थाना और नलिनी अस्थाना उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली ये दोनों हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। यह जो पीएम स्वधीन निधि योजना है, स्वनिधि योजना है, यह केंद्रीय क्षेत्र को माइक्रो क्रेडिट योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की एक माइक्रो क्रेडिट योजना है, जिसे 1 जून 2020 को आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2021 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप कहाँ खेला गया था? तो 2021 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 7वां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप टूर्नामेंट था, जिसे 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक संयुक्त राज्य अरब अमीरात और ओमान में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जो कि आपका अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और प्राकृत भाषा है। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका टीके रंगराज सीपीएम के पूर्व टीके रंगराजन को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। किस सम्मान से? तो आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि आपका सीपीएम के पूर्व राज्य सांसद रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का न्यूनतम आयु क्या है? तो ये सबको पता है कितना वर्ष है? 18 वर्ष है, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग है। राजन और साजन मिश्रा किस घराने से संबंधित है? तो ये बनारस घराने से संबंधित है। बनारस घराने के जो संस्थापक थे वो जानकी प्रसाद और सुखदेव महाराज माने जाते हैं। बनारस घराने से जुड़े गए कुछ कलाकारों के नाम हम देख लेते हैं। तो एक है अनोखे लाल मिश्रा, समता प्रसाद, ननहुक महाराज, किशन महाराज, प्रकाश महाराज, आशुतोष भट्टाचार्य, चंद्रनाथ शास्त्री, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, पंडित बलदेव सहाय, विशाल कृष्ण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिदरा फोर्ट का आकार कैसा है? तो ये समचतुर्भुजाकार है। तो आप वीडियो को सही से एक बार और देख लीजिए। इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उन्हें जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो पूछा गया था फेस्टिवल के बारे में, तो वो कल के शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में लोसर फेस्टिवल पूछा गया था, और इसमें आपका हॉर्नबिल उत्सव पूछा गया है। यानी कि अगले दिन भी इसमें से कोई ना कोई फेस्टिवल पूछा जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले शिफ्ट के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिले जो भी आज एग्ज़ाम देने वाले हैं या कल जो भी एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं, वो कृपया हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और वहाँ पे अपने क्वेश्चन शेयर कर दें जो जो उनको याद आए, ताकि आगे एनालिसिस कराया जा सके, सही आंसर बताया जा सके। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन एनालिसिस करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्त क्या है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्त किस अनुच्छेद में है, ये पूछा गया था। तो अनुच्छेद 59 में है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तों को सूचीबद्ध किया गया है, वे जो इस प्रकार है। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा सदस्य राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है तो यह समझा जाता है कि वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि पर सदन में से अपना स्थान छोड़ देता है, नहीं इस्तीफा दे देता है। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति को किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और तीसरा, वह किराए के भुगतान के बिना आधिकारिक निवास में रह सकता है, यानी कि राष्ट्रपति भवन में रह सकता है।
बिना किराए दिए वह संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित परिलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकार प्राप्त करने का हकदार होता है। आगे हम राष्ट्रपति से पूछा जा रहा है, तो राष्ट्रपति से अनुच्छेद में हम देख लेते हैं। आगे है कि एक शॉर्ट ट्रिक होता है पकानी कोको दुयोदशम, यानी कि प से होता है कि पद, यानी अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। क से होता है कार्यकाल, यानी कि अनुच्छेद 53 में कार्यकाल की चर्चा है। नी से होता है निर्वाचन मंडल, यानी अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल की चर्चा है। और को से होता है निर्वाचन कोटा और प्रक्रिया, जो कि अनुच्छेद 55 में है। आप इसे लाइन से याद कर सकते हैं, पकानी को का दुयोदशम, जो कि आपका लाइन से ऐसे बन जाता है 52, 53, 54, 55, 56 ऐसे करके। और का से होता है कार्यकाल, इन 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा है। दू से होता है दोबारा निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन कैसे होगा, वो आपका आर्टिकल 57 में है। उसके बाद यो से होता है योग्यता, यानी कि अनुच्छेद 58 में योग्यता के बारे में चर्चा है। द से होता है दशा, यानी अनुच्छेद 59 में दशा की चर्चा है। स से होता है शपथ, यानी अनुच्छेद 60 में शपथ की चर्चा है। और म से होता है महाभियोग, यानी अनुच्छेद 61 में आपका महाभियोग की चर्चा है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिक्स संसदीय फॉर्म में भारत के संसद को रिप्रेजेंट किसने किया था। तो भारत के संसद को ओम बिरला साहब ने रिप्रेजेंट किया था। 2023 में आयोजित 9वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में विभिन्न देशों के संसद सदस्यों ने भाग लिया था। इस फोरम का आयोजन 27-28 सितंबर 2023 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इस फॉर्म में भारत की संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख सदस्य लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1928 में आयोजित प्रथम अखिल बंगाल छात्र परिषद के अध्यक्ष कौन थे। तो सितंबर 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 4 दिवसीय सम्मेलन के अंत में अखिल बंगाल छात्र संघ की स्थापना की गई थी। 22 से 25 तारीख तक यह सम्मेलन श्रद्धानंद पार्क में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कवल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो कवल बाघ अभ्यारण्य जो है वो तेलंगाना के राज्य के मंचेरियल जिले के जगन्नारम मंडल में स्थित है। भारत सरकार ने 2012 में कवल वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य के नाम से घोषित किया था। आगे हम कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में जरूरी होगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है, बिहार में है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये आपका केरला में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। और मदुलाई सेंचुरी कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है और वो 59 है। और सबसे अधिक अगर पूछा जाए किस राज्य में आपका अभ्यारण्य है, तो वो आपका महाराष्ट्र में है। अनुच्छेद 51A(H) किससे संबंधित है। अनुच्छेद 51 से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इससे हम एक्स्ट्रा फैक्ट इसका जरूर देख लीजिए। इसमें है कि वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना विकसित करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनकी चर्चा जो इस प्रकार है। देखिए, पहला है कि संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वजों और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। दूसरा है उन महान आदर्शों को संजोना, उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया। तीसरा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना। चौथा हमारा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। पांचवा हमारा मौलिक कर्तव्य है कि धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भावना और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं की गरिमा के प्रति अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ये हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है। छह है हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। सातवां है जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना, ये हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य है। आठवां है वैज्ञानिक स्वभाव, मानवता तथा जांच एवं सुधार की भावना का विकास करना। यही पूछा गया था आपसे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि 9 नंबर में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। 10 नंबर में है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर पर बढ़ सके। 11 जो है, जो कि आपका 82वां संविधान संशोधन में ऐड किया गया था 2002 में। क्या ऐड किया गया था, शिक्षा के अधिकार को ऐड किया गया था, यानी कि शिक्षा के कर्तव्य को ऐड किया गया था। क्या था इसमें कि जो माता पिता या अभिभावक हैं वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे या जैसे कि उनके जैसे भी मामला हो, प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर अवश्य प्रदान करें।
ध्यान रखिएगा, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का जो मौलिक कर्तव्य है यह किस देश से लिया गया है, तो यह रूस से लिया गया है। किस देश से लिया गया है, तो यह रूस देश से लिया गया है। और ध्यान रखिएगा, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपका जोड़ा गया था, 1972 में जोड़ा गया था, जिसमें 8 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 2 एक्स्ट्रा मौलिक कर्तव्य जो था वो इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा उसी समय अपनी तरफ से ऐड किया गया था। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 में ऐड किया गया था। और यह कहाँ से लिया गया है, तो यह रूस से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता को किसे माना जाता था, तो इंद्र को माना जाता था। और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर नाम से सम्मानित किया गया, यानी कि पुकारा गया है। बौद्ध धर्म के प्रचारकों और तीर्थयात्रियों ने किस शताब्दी में रेशम मार्ग पर यात्रा की थी, तो ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व में यात्रा किया था। ध्यान रखिएगा, राजा जो कनिष्क थे वो भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की शुरू किया था। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का शक्तिशाली शासक था। उनके साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपीर थी। और एक चीज अगर पूछे आपका कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुजूल कटफिसेस था। चलिए आगे देखते हैं। आगे कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति होती है जो महायान और हीनयान में विभाजित हो जाता है। कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध कवि जो थे वो अश्वघोष थे, जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग की पहली बहुयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी यूटी गरीब है, तो इसमें आंसर हो जाएगा दादर एवं नागर हवेली गरीब है। अगर इसके रिपोर्ट के अनुसार पूछा जाए कौन सा राज्य सबसे गरीब है, तो वो बिहार है, झारखंड है और उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन साइंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, तो साइंथेटिक इंडिकेटर्स किसे कहा जाता है, तो सभी संकेतक जो प्राकृतिक नहीं है, जिन्हें मानव निर्मित बनाया गया, वो सभी क्या कहलाते हैं, साइंथेटिक संकेतक के रूप में जाने जाते हैं। तो हम 2 सांकेतिक इंडिकेटर देख लेते हैं। एक हो जाता है फेनोल्फथीन और दूसरा हो जाता है मेथल ऑरेंज। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द सब्सटेंस एंड द शैडो किसकी आत्मकथा है, तो ये दिलीप कुमार की आत्मकथा है, जो कि आपके टी सीरीज के मालिक हुआ संस्थापक थे और ये सिंगर थे, पुराने सिंगर हैं। तो द सब्सटेंस एंड द शैडो दिग्गज अभिनेता, ये अभिनेता है, ध्यान रखिएगा, अभिनेता यूसुफ खान की आत्मकथा है, जिसे दिलीप कुमार के नाम से भी जाना जाता है। यह जो पुस्तक है वो लेखक और पूर्व पत्रकार उदय तारा नायर के द्वारा लिखा गया है। और दिलीप कुमार को क्या मिला था, उन्हें 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं वो। ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था, तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल निर्माण का श्रेय जो जाता है किसको जाता है, शाहजहां को जाता है, जो अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इस मकबरे को बनवाया था। ताजमहल का जो निर्माण है 1632 ईस्वी में शुरू किया था और 1648 ईस्वी में यह काम पूरा हुआ। ताजमहल का जो डिजाइनर है वो कौन है, उस्ताद अहमद लाहौरी हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि SHG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SHG का फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, यानी स्व सहायता ग्रुप होता है, समूह होता है। स्व सहायता जो समूह होता है वो एक प्रकार का माइक्रो फाइनेंस संगठन है, जिसमें लोग क्या करते हैं, एक छोटी समूह होता है और वो एक दूसरे को आर्थिक और भावनात्मक रूप से समर्थन देने के लिए एक साथ आते हैं। ये ज़्यादातर आपको गाँव में महिलाओं के द्वारा दिखेगा, जिसमें समूह बनाया जाता है और महिलाएं साप्ताहिक रूप से कुछ पैसे इकट्ठा करती हैं और उस समूह में जमा करती हैं, और फिर जिसको ज़रूरत होती है वो वहाँ से पैसे कम इंटरेस्ट पर निकाल सकता है, लगभग 1% होता है, और उस पर वह निकाल कर अपने काम करके फिर से जमा कर सकता है। सेल का फुल फॉर्म क्या होता है और सेल किस सेक्टर से है, तो सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और सेल जो एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो स्टील उत्पादन में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो बिहू नृत्य जो है वो असम से संबंधित है। बिहू नृत्य असम की एक प्रारंभिक लोक नृत्य है जो बिहू त्यौहार के दौरान किया जाता है। बिहू यानी असम में 3 महत्वपूर्ण असमिया त्योहारों का एक समूह है, जिसमें आपका रोंगाली या बोगहा बिहू होता है जो अप्रैल महीने में मनाया जाता है, एक कोंगाली होता है या कटी बिहू होता है जो अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, एक भोंगाली या माघ बिहू होता है जो जनवरी के महीने में मनाया जाता है। रोंगाली बिहू इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण है जो बसंत त्यौहार में मनाया जाता है। और भोंगाली बिहू या माह बिहू एक फसल त्यौहार है जिसे सामुदायिक दावतें होती हैं, जिसमें क्या होती है, सामुदायिक दावतें होती हैं, यानी एक दूसरे को बुलाकर और भोजन कराया जाता है। कोंगाली बिहू या कट्टी बिहू एक काली मामयम यानी मितव्ययी त्यौहार है जो कम आपूर्ति के मौसम को दर्शाता है और एक जीववादी त्यौहार है। रोंगाली बिहू जो है वो असमिया नववर्ष के साथ मेल खाता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है, तो ये कथक से संबंधित है। सितारा देवी एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी जिन्हें नृत्य सामग्री के रूप से भी जाना जाता है, सामग्री यानी कि सबसे श्रेष्ठ। और यह किसकी थी, तो कथक की थी। कथक के कुछ महत्वपूर्ण कलाकार को देख लेते हैं, तो बिरजू महाराज हो जाएगा, आपका गोपी कृष्ण हो जाएगा, शंभू महाराज हो जाएगा और सितारा देवी हो जाएगा, प्रेरणा श्री माली, सुनैना हजारीलाल, कुमुदिनी लखियो और सोना नारायण, ये इसके कथक के प्रमुख आपके कलाकार हैं। ध्यान रखिएगा, महाराज शब्द अगर आए तो वो आपके किससे आ जाते हैं, कथक से आ जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी हड़प्पा के संबंध में कुछ कथन दिया गया था और पूछा गया था कौन सा गलत है। तो इसमें एक कथन था कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे का उपयोग किया गया था, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है वह आपका लोहे से परिचित थे ही नहीं, बल्कि वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। जब वैदिक एज शुरू हुआ उस समय जो आपके आर्य थे वो लोहे से परिचित थे, वो लोहा से युद्ध करते थे। चलिए आगे देखते हैं, अगला एक क्वेश्चन कार रेस 2023 तेलंगाना से शायद पूछा गया था, जिसमें जिसमें आप देख सकते हैं कि 2023 में तेलंगाना में आयोजित कार रेस, जिसे हैदराबाद इप्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है, हैदराबाद के हुसैन सागर झील के पास एक स्ट्रीट सर्किट पर आयोजित की गई थी। यह ट्रैक जो है वो आपका 2.835 किलोमीटर लंबा है और इसमें कुल 18 मोड़ है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन था कि आरोग्य मिशन कब आया था, तो आरोग्य मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भारत सरकार द्वारा 2013 में शुरू किया गया था। नीचे क्वेश्चन एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि किसे 2014 टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो मणिपुरी नृत्य के दिग्गज श्री राजकुमार सिंह जीत को 2014 का सांस्कृतिक सद्भावना हेतु आपका टैगोर पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि परमाणु और अध्रुवीय पर अणुओं में कोई द्विध्रुवीय गति क्यों नहीं होती है, तो कह रहा है कि क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक आवेश मेघ सममित रूप से वितरित होता है। परमाणु और अध्रुवीय अणुओं में कोई द्विध्रुवीय गति नहीं होती है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड सममित रूप से वितरित होते हैं। अध्रुवीय बंद होते हैं क्योंकि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो अंतर होता है वो 0.4 से कम होता है। अध्रुवीय बंधों में किसी भी प्रकार का शुद्ध द्विध्रुवीय गति नहीं होती है और आमतौर पर यौगिक बनते हैं जहां समरूपता की उपस्थिति होती है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था आपका अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन से पाचन के संबंध में क्वेश्चन था, तो यह क्या करते हैं, तो ये हमारे पाचन में मदद करते हैं। इनके बारे में हम देख लेते हैं, तो आपका एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन ये तीन क्या है, पाचन एंजाइम है। एमाइलेज के बारे में हम देखते हैं, तो एमाइलेज जो है वो एक तरह से कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। यह लार और अग्नाशय से स्रावित होता है। लार में पाए जाने वाला एमाइलेज टाइलिन में कहलाता है और टाइलिन स्टार्च को मल्टोज और डेक्स्ट्रीन में बदल देता है। लाइपेज जो है यह एक एंजाइम बसा या ट्राइग्लिसराइड्स को मुक्त फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, को मुक्त फैटी और एसिड को किस में तोड़ता है, ग्लिसरील में तोड़ता है। यह अग्नाशय आंत, पेट और बसा उत्तकों से स्रावित होता है। ट्रिप्सिन जो है यह एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है में मदद करता है। यह जो एंजाइम है किस में मदद करता है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। यह छोटी आंत में प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ट्रिप्सिन को निष्क्रिय रूप में ट्रिप्सोनोजेन के रूप में अग्नाशय में से स्रावित किया जाता है। आइए ध्यान रखिए, ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें पूछा गया था 2023 में इंटर कॉन्टिनेंट कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, तो यह तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। साल 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। इसे 2023 हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप के नाम से भी जाना जाता है। यह फुटबॉल टूर्नामेंट 9 से 18 जून 2023 के बीच भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में भारत ने लेबनान को हराकर खिताब जीता था। चलिए आगे देखते हैं, आगे है इसमें कि इस साल 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल आपका जो कप है वो T20 IW आयोजित किया था। यह टूर्नामेंट जो है 4 से 6 अगस्त 2023 के बीच बुखारेस्ट रोमानिया में खेला गया था। इस टूर्नामेंट का आयोजन यूरोपीय क्रिकेट नेटवर्क ECN ने किया था। साल 2023-24 में IIHF कॉन्टिनेंटल कप आयोजित किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि यू आकार की जो घाटी है किसके द्वारा बनाई जाती है, तो यू आकार की जो घाटी होती है वो आपका हिमनद के द्वारा बनाई जाती है। ऐसे यू आकार की घाटी बनती है, तो यह किससे बनाई जाती है, हिमनद के द्वारा बनाई जाती है। धरती के मुख पर घाटियाँ सबसे प्रमुख भूमि है। वे ग्रह
पृथ्वी पर लगभग हर महाद्वीप में पाए जाते हैं, समुद्री बोतलों और अन्य ग्रहों के साथ। घाटियों में आमतौर पर एक भी या यू आकार की नकल करने वाले गोल पक्ष होते हैं, यानी कि एक भी आकार की घाटी होती है और एक यू आकार की घाटी होती है। यू आकार की घाटियां हिमनद के कटाव के माध्यम से बनती हैं, और भी आकार की जो घाटियां तब होती हैं जब एक नदी अपने स्रोत के पास होती है। यह अक्सर भी आकार की घाटी विकसित करती है क्योंकि नदी नीचे गिरती है, इसे ऊर्ध्वाधर कटाव कहा जाता है। जब नदी बनाती है तो वो भी आकार की घाटी बनाती है, और हिमनद बनाते हैं तो यू आकार की घाटी बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1831 के रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो उमाजी राजे ने किया था। 1831 में रामोसी विद्रोह का नेतृत्व उमाजी राजे नाइक ने किया था। रामोसी वे लोग थे जिन्होंने महाराष्ट्र राज्य के सतारा, पुणे आदि जिलों में मराठा सेना और पुलिस के निचले रैंक स्तरों में सेवा की थी। ब्रिटिश प्रशासन के नए पैटर्न के खिलाफ चित्तौड़ सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। 1822 में रामोसी विद्रोह हुआ था। ध्यान रखिएगा 1822 में क्या होता है, रामोसी विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन थे आपके सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस थे। वीडियो को आप चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए, और जो क्वेश्चंस आप एग्जाम देकर आ रहे हैं, जो क्वेश्चन याद रह रहे हैं, उसे प्लीज़ आप लोग ग्रुप में भेज दिया कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।